में आज मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं, अचल मल्होत्रा हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीप दहिया डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत। जनरल बख्शी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल बख्शी, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं आपके मन की सुनना चाहता हूं। जनरल बख्शी, जब आपने पहलगाम हमले के वीडियो देखे, उनकी खबर सुनी कि 26 लोगों की हत्या पहलगाम में आतंकियों ने कर दी, जरा मुझे बताइए आपके ऊपर क्या गुजरी जनरल बख्शी, और क्या उम्मीद कर रहे थे आप? क्या आपको हैरानी हुई, गुस्सा आया, दुख हुआ? जनरल बख्शी। देखिए साहब, 22 अप्रैल मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे थे जबकि हमने ये दर्दनाक सीन टीवी पे देखे। बिलखती बेटियां पति के शवों के साथ बैठी हुई हैं। वो पति जिनको उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ाने के लिए बोला, ना बोलने पे मार डाला। उनके पतलूने उतार उतार के वो चेक कर रहे थे और मेरे को वो सीन मेरी आत्मा में सिहर गया बिल्कुल। जबकि एक मंजुनाथ जी, हमारी बेटी, वो उनके पति को उन्होंने मारा। उस डिस्ट्रॉट माँ ने, उस डिस्ट्रॉट पत्नी ने टेररिस्ट को बोला, अरे हमें भी मार डाल, मेरे को और मेरे बेटे को भी मार डाल, तूने हमारा सर्वनाश कर दिया है जीवन का। तो वो उसे बोलता है, जरा सुनिए, जा मोदी को बोल, जा मोदी को बोल। ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिम्मत, खून खोल जाता है साहब, खून खोल जाता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल मेरा खून नहीं खोल रहा, सारे देश का खून खोल गया है। क्या ये कब तक हम ये लाशें देखेंगे? कब तक? कभी 26/11, कभी ये, कभी वो, कभी 28, कभी 30 इन्होंने मार डाले हैं। मेरे को जो गिनती बताई गई है उससे 28 शहीद हो गए हैं, 15 घायल। और मैं दुआ कर रहा हूं कि उन 15 में से और ज्यादा वो बच जाए, ठीक है। लेकिन अब समय आ गया है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का। देखिए, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमारे पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्सेस 2, 3, 4 किलोमीटर अंदर गए, 40 मार के आ गए उनके जो लॉन्च पैड्स थे, ठीक है। उसके बाद 2019 में हमने पुलवामा के बाद बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी। ये जो दोनों थे, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का हिस्सा थे कि 10 फार नो फर्दर। बहुत हो गया साहब, हमने शॉट अक्रॉस द बो फायर कर दी है, आपको चौकस कर दिया है कि इसके बाद तबाही होगी, ठीक है। अब समय आ गया है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का नहीं, नॉट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बट डिटरेंस बाय पनिशमेंट। मतलब दोबारा हिमाकत करने के पहले ऐसी 10 बार सोचे। इतनी कॉस्ट एंड कीमत पाकिस्तान के अंदर जाके बढ़ानी होगी कि हमने सीमा के इस पार हम अपने इलाके में 4, 6, 8 टेररिस्ट मार दिए, काफी नहीं है। वो तो कर्तव्य है वो तो कर्तव्य है हमारा। लेकिन इस बार हमको ट्रांस बॉर्डर हिट करना होगा, अक्रॉस द एलसी, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और हमें कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान दर्जे हरारत यहां तक बढ़ानी होगी जहां तक वो अंकल ना बोले। इसके चलते हमको एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक एयर स्ट्राइक नहीं, बहुत सारी करनी होंगी और भी कार्रवाइयां करनी होंगी। हमारी इतनी शक्तिशाली नेवी है। 1971 में इसने कराची के परखच्चे उड़ा दिए थे। 6 जहाज डुबोए थे वहां हार्बर में जाके, और वो कराची का शहर के जो ऑयल फार्म थे वो 1 हफ्ता जलते रहे, आसमान में सूरज नहीं दिखा इनको, ठीक है साहब। हमारी नेवी बहुत ताकतवर है, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, 2nd लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड चीन के बाद, ठीक है साहब। और हमारी एयरफोर्स 2019 की एयरफोर्स नहीं, हमारे पास रफाल जेट फाइटर्स हैं, हमारे पास जो है अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास S-400 जो है मिसाइल सिस्टम्स हैं,
जिससे हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की धज्जियां पर खच्चे उड़ा सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बता दूं, उनके 50% F-16 फाइटर्स नॉन ऑपरेशनल है, अनसर्विसेबल है। उनके J-17 जहाजों में से आधे जो चीन ने दिए हैं रडार काम नहीं कर रहे। हमने सुना है कि वो रोता हुआ चीन के पास गया है कि मुझे अपने आधुनिक से आधुनिक J-10 फाइटर दो, मुझे HQ-19 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दो, ताकि मैं भारत की बराबरी कर सकूं। इसके पहले कि वो उनके पास पहुंच जाएं, हमको एक्शन ले लेना चाहिए। ये मेरी जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, विश्वास है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जनरल बख्शी, जिसको ऐसा लगता है कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे में जब एक विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे हमें युद्ध को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जनरल बख्शी? मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे कान पक चुके हैं अपनी बेटियों का रोना सुन के, उनका मातम सुन के। एक विकसित देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो देश अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता, उसका क्या फायदा, उसके विकास का क्या फायदा? हमको पाकिस्तान को जवाब देना होगा। आपके प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। अगर दुनिया को कोई शक है, उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया है कि हिंदी हमारी समझ ना आती हो, ठीक है। 2 टूक शब्दों में बता दिया है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये देखिए, पाकिस्तान का ये जो मुल्ला आसिम मुनीर जनरल बोलता है अपने आप को, वो तो हमको सिविलाइजेशनल वॉर की धमकी दे चुका है। हिंदू मुसलमान की तर्ज गा रहा है वो। रियासत मदीना वो कह रहा है एक ही है। सऊदी अरेबिया को हमसे इस्लाम सीखनी होगी, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को हमसे इस्लाम सीखनी होगी, जिसमें केवल मारकाट है, जिसमें केवल जिहाद है, गजवाए हिंद है। अरे साहब, ये नाटक कब तक सहेंगे हम? प्रोग्रेस तो हमारी हो जाएगी इसके बावजूद भी, लेकिन ये नाटक कब तक सहेंगे? ओके। ब्रिगेडियर दहिया, ब्रिगेडियर साहब, आज हम देख रहे हैं कि वहां बिलावल भुट्टो या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। शहबाज शरीफ करारा जवाब देंगे। ये पोस्चरिंग आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये क्यों उधर से पहले ही उनको ये हो गया कि इंडिया हमला करने वाला है? ये जो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जो भी बोला है, ये सब सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं, क्योंकि वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका रिजॉल्व देख चुके हैं, जो हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई है। और मैं इस समय हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी सब जो लीडर्स हैं, वो उन्होंने कोई इनिशियल स्टेटमेंट के बाद अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी जोर से तैयारी हो रही है और हर फ्रंट पे तैयारी हो रही है। तीनों सेनाओं के जो फुल जोश शोर से तैयारी हो रही है और हमारे चीफ भी उधर होके कश्मीर से होके आए हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उधर से जैसे TRF ने भी बोला, अभी वो डिनायबिलिटी मोड में है। जो शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, ये सब उनका एक तरीका हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा प्लेकेट करने के लिए कि भाई हम तो तैयार थे, पर ये भारत ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, ये आक्रामक रुख भारत का ठीक नहीं है। लेकिन हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। भारत ने जो रुख अपनाया है वो बहुत तगड़ा रुख अपनाया है और मैं जनरल बख्शी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इससे बात अभी बहुत ऊपर पहुंच गई है। लेकिन एक बात और मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जो स्टेटमेंट दिया है कि घुस के मारेंगे, इससे पहले भी एक बार बोला गया था आर पार की लड़ाई होगी और जो इनके पीछे आका बैठे हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो बिल्कुल तय है और सुनिश्चित है कि इस भारत में आतंकवाद की जड़ जो है वो है पाकिस्तान आर्मी। और इस समय जैसे कि GD बख्शी साहब ने बोला, मौलाना आसिम मुनीर वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो कह दिया है वो उनके
अपने दायरे में ठीक है, लेकिन जो भारतीय सेना और भारतीय की आर्म्ड फोर्सेस जब एक्शन लेंगी ना, इसके लिए 3-4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित किए जाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले नेशनल वैल्यूज, उससे फ्लो करती है एक श्रृंखला है, उससे फ्लो करता है नेशनल एम, उससे फ्लो करता है नेशनल इंटरेस्ट, फिर बनता है नेशनल ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। इसमें भारत के सामने 3 मुख्य जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो है सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना, दूसरा जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकता है और जो है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री को डिस्क्रेडिट करना, उसको अपने देश के सामने उसकी शर्म से आंखें झुकनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मिलिट्री डिफीट दी जाए। और तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो है टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव, कि हम दोबारा से जो पीओके है, चाहे वो बेशक से अभी 1971 की जो शिमला एग्रीमेंट था उसको आप निस्तनाबूद कर दें, ताकि हम पीओके पे कब्जा कर लें। जब ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी, और ये सभी स्ट्रेटेजीज को मिलकर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अचल जी, आपकी राय मैं इस पर चाह रहा हूं। अचल जी, जो आज पाकिस्तान की तरफ से पोस्चरिंग हो रही है, शहबाज शरीफ का बयान हो, बिलावल भुट्टो का बयान हो, आप कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, जाहिर है हमारी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हुई है। हमने कुछ बहुत ही कड़े डिसीजंस लिए हैं। सबसे बड़ा डिसीजन तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का है। देखिए, इससे पहले 3 वॉर हुई हमारी, उसके बावजूद भी हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जाहिर है हमारी तरफ से इस बात की सीरियसनेस है। अब पाकिस्तान का देखिए, उनकी कंपल्शन है, ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस है कि दे वांट टू बी सीन इन देयर ओन कंट्री, कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले, हम भी कुछ करेंगे। तो नैरेटिव उनका वो सही है, वही सेम नैरेटिव है, डिनायल मोड है। हमारी तरफ से इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमें धमकाओगे तो हम भी आपकी धमकियों में नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल सा एक रिएक्शन है। कहने की बात है कि खून बहेगा, किसका खून बहेगा वो तो फिर जब समय आएगा तो देखेंगे किसका खून बहता है। बट ये एक रिचुअलिस्टिक वो है, उनका ये कहना कि एक मिलजुल के एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये सब बकवासबाजी है। इससे पहले हमने कई बार इन्हें डोसियर्स दिए, कई बार हमने डिस्पाइट क्रिटिसिज्म विद इन द कंट्री हमने इनकी टीम तक को बुलाया है, ISI की टीम को, आ जाओ मिलजुल के इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसका क्या नतीजा रहा? पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा जो था वही बना रहेगा। डिसीजंस अच्छा, एक सेकंड अचल जी, हमें लेने हैं। अचल जी, 1 सेकंड। ये जो TRF का यूटर्न आज आया है, पहलगाम हमले के बाद कह रहे थे हाँ हमने किया है जी, मैं बताता हूं। यूटर्न आया, आपको लगता है ये वहां की आर्मी, वहां के एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आया कि भैया इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी? हाँ बिल्कुल मालिक, मैं आ रहा था उस बात पे। ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है डिनायल और ये कहने की कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये उसी का एक हिस्सा है। TRF ने गर्म जोशी में उस समय जो है कह दिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये एक्शन लिया है, लेकिन ये फिर फिट नहीं होता। ये उनका जो नैरेटिव है उसमें ये फिट नहीं होता। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि भाई हमारा इसमें हाथ नहीं है, तो हम तो साफ कहेंगे भैया आप TRF, पूरी दुनिया जानती है कि TRF जो है वो आपकी जो वहाँ हाफिज बैठे हैं, जो आपके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का ऑफशूट है। आप तो जब वो खुद मान रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? और एस्टैब्लिशमेंट के पेट्रोनेज के बिना वो वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अब उस नैरेटिव को बदलने के लिए, अब उसको डिफेंड करने के लिए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उन्होंने TRF से ये जो है स्टेटमेंट दिलवाया। जाहिर है, ऑल राइट। तो उसके अलावा कोई लॉजिक है नहीं। वरना ये कहना कि हमसे डर गए हैं, डर के मारे वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसी कोई बात है। बेशरम लोग हैं, इन्होंने तो ये सोच रखा, बेचारे मिसगाइडेड यूथ को उन्होंने 72 जो हुए हैं या चुड़ैले हैं जो भी है, उनका वो देख के लालच मिलते रहेंगे इन्हें। तो ये डर उस मतलब वैसा खौफ या डर इनको नहीं है, बट डेफिनेटली इनके आकाओं का इनके ऊपर प्रेशर है कि भैया आप हमारे नैरेटिव को डाइल्यूट नहीं करिए और आप चुप करके मान लीजिए कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अब डेफिनेटली ये पोजीशन है कि
हमें इसके बाद डिसाइड करना है कि इसके आगे और क्या कर सकते हैं हम। मिलिट्री एक्शन ही बचा है। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार काफी रिस्पॉन्सिबल सरकार है, सभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी इससे पहले कि नेक्स्ट एक्शन लेंगे। उसका पूरा एक सोच समझ के लिया जाएगा। क्या सिर्फ ऑल आउट वॉर इसका सोल्यूशन है या कोई और तरीका भी है जिससे पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। मैं तो हर फोरम से ये सजेस्ट करता हूं कि वो दौर आ गया है जिसमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हम बलूचिस्तान को मजबूत करते हैं और बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को कमजोर करते हैं और ऐसे ही कोई हम जो कोवर्ट एक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं पीओके में करते हैं, तो हमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें इजराइल से सीखना चाहिए। देखिए इजराइल और आजकल टेक्नोलॉजी है, इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि आपका दुश्मन 1 मिनट के लिए खिड़की खोल के बाहर आता है और ड्रोन उसे उड़ा देता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं कि ऑल आउट हुआ। देखिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं एयर कंडीशन स्टडी में बैठा हूँ, यहाँ बैठ के ऑल आउट वॉर को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जब वॉर होगी तो हमारे यहाँ से जवान ना मरे ऐसा तो कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो और विधवाएं होंगी और चीजें सुननी पड़ेंगी हमें, और लोग और जो इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। हमें बीच का ऐसा रास्ता ढूंढना है जो मिलिट्री इन नेचर मिलिट्री होगा, बट वो क्या होगा वो ठीक है। उसपे एक चीज जरूर है कि हमारी सरकार उसे ओपनली पब्लिकली शायद नहीं कह पाएगी। तो पब्लिक कंजम्पशन में हम शायद नहीं बता सकेंगे कि हमने पाकिस्तान में ये और मैं चाहता भी नहीं सर, क्योंकि आपने सर्व किया है। मैं चाहता भी नहीं कि आप ऐसी कोई बात कहें जो कि सेंसिटिव हो इन नेचर। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेम शुक्ला, उसके बाद स्टूडियो आऊंगा। अखिलेश जी, जाहिर है शुरुआती बयानों के बाद सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब माना यही जाता है कि अंदर तैयारी हो रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार से क्या डिमांड है, कैसा एक्शन होना चाहिए अखिलेश जी? देखिए मानक जी, जिस प्रकार से आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी और जो शब्दों का प्रयोग किया, उनका मकसद साफ था कि हमारे देश का माहौल बिगड़े। और उसके बाद हमारे रोटी सेकने वाली जो पार्टी है उसने भी जो हरकत की, लेकिन धन्य है हमारे भारत देश के लोग जो इन चालों को समझे और कहीं भी कोई माहौल नहीं बिगड़ पाया। ये बहुत बड़ी हम लोगों के हिंदुस्तानियों की अपनी ताकत है ये, और ये ताकत बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन कहा कि पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, सरकार के साथ है, ऑल पार्टी मीट बुलाइए। ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ऑल पार्टी मीट से ज़्यादा तवज्जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की चुनावी जनसभा को दिया, ऑल पार्टी मीट में आने की बजाय। वो आते तो उसकी गंभीरता और बनती, आना भी चाहिए। लेकिन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप खुद देख सकते हैं। और देखिए ये कुछ दिन पहले ही, इसी महीने में कुछ दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि टेरर इकोसिस्टम क्रिप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह जी ने कहा। वहीं पे एक स्थानीय सांसद जी की मीटिंग हो रही है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, कितने फोर्स। अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि 2 दिन में बहुत बहस हो चुकी है। आपने जो प्रश्न किया, अब उस पर देखिए पूरा देश तो साथ में है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है उसी की जवाबदेही है, और जिसकी जवाबदेही है उससे प्रश्न तो होगा ही। ठीक है, साथ भी हम रहेंगे। हाँ। पूरा देश, लेकिन प्रश्न भी करेगा। ठीक है, प्रश्न भी करना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, जिससे अपनी यूनिटी बनी रहती है और दबाव भी बना रहता है। बिल्कुल सही है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। हाँ, बोलिए। एक तो सैन्य ऑप्शन, कितना लार्ज, कितना छोटा, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या एक है। दूसरा हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक है वो हमने उठा ही लिए हैं कदम। एक तीसरा ऑप्शन का जो आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पे किस तरह से नाकेबंदी, घेराबंदी या किस तरह से उसे घुटनों पे लाने का। ये फ्रंट अभी भी काफ़ी अनटचेबल जा रहा है। हम देख रहे हैं जैसा अभी तक आ रहा है। जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के मित्र हैं, वो पाकिस्तान को भी मित्र बताते हैं, इंडिया को मित्र बता रहे हैं। हमारा विदेश नीति आज कारण क्या है? देखिए मानक जी, हमारा देश का नेतृत्व बहुत कमजोर हाथों में है। ये मानने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। जब चीन के साथ बात आती है तो विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी, हम कैसे आपत्ति जताएं। जब टैरिफ लगता है तो मित्र वहीं बैठे रहते हैं ट्रंप के साथ, लेकिन अपनी आपत्ति तक दर्ज नहीं कराते हैं।
जब हमारे भारतीयों को बेड़ियां लगा के पहुंचाई जाती हैं तो ये अभी तक नहीं कहते कि ये मत करो, ठीक से पहुंचाओ, हम खुद ला देंगे। तो जो नेतृत्व है वो अपना आत्ममुग्ध प्रशंसा में ज्यादा लगा रहता है। हमें लीडर चाहिए, देश को डीलर नहीं चाहिए। लेकिन हम सब लोग आज साथ हैं, पूरी ताकत दे रहे हैं अपने इस नेतृत्व को कि तुम ताकत में आओ। ओके, भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है, प्रेम शुक्ला, भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है। आप इनको सबक ठीक से सिखाओ। पूरा देश एक साथ है और यूनाइट है। और अंत में मैं कश्मीर के पूरी आवाम को, हिंदू मुस्लिम आवाम को धन्यवाद देता हूं कि जिसने पूरा संदेश दिया एकता का, सौहार्द का, भाईचारे का और अपनेपन का। एक लेस मात्र रत्ती भर भी वहां पे उन जिस मकसद से ये हमले किए गए कश्मीर में भी वो कामयाब वो नहीं हुए। ये दिखाता है कि भारत समझ चुका है, जान चुका है और यूनाइट हो चुका है। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला आपकी बारी है, बोलिए। प्रेम शुक्ला, अखिलेश जी का जवाब दीजिए पहले, उसके बाद मैं सवाल पूछता हूं। देखिए, अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी ये सब जिस तरह की बातें करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, उनका जवाब देना देश का समय नष्ट करने जैसा है। अब आतंकवाद पर बड़ी इनकी निर्णायक बढ़त थी, वो तो 2014 के बाद घट गई इनके हिसाब से। अब 26/11 की घटना हुई, 59 घंटों तक आतंकवादी भारत की छाती पर चढ़कर नरसंहार करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री, तत्कालीन एयरफोर्स चीफ होमी मेजर कहते रहे कि हमको पता है कमांड सेंटर आतंकवादियों का है, हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कह रहे हैं। मुसलमान नाराज ना हो जाएं इस देश के, इस नाते जो है कार्रवाई नहीं कराई गई। तो ऐसी बातें करने गिनाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी बात है। प्रश्न ये है कि पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि अब क्या होना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि अभी इस आपके पैनल में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वदेशी मामलात के विशेषज्ञ हैं, जो निष्पक्ष हैं, उन सबने जो बात कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। साफ तौर पर पाकिस्तान और उसके द्वारा पाले गए आतंकवादियों को उनका सर्वनाश करना डिटरेंट फैक्टर तभी होगा जब उनके सर्वनाश के लिए समग्रता से भारत उतरेगा और भारत उतरने के लिए संकल्पबद्ध है। अब कहां मारेंगे, कैसे मारेंगे, किस तरह मारेंगे, कौन उतरेगा मारने के लिए, यह सब हम जो है सुरक्षा बलों के विवेक पर छोड़ देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा जो नेतृत्व है उसके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिन लोगों ने बारंबार भारत भूमि पर भारत के निर्दोष नागरिकों का रक्तपात किया है उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी है। इसीलिए जो है सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया। सिंधु जल समझौता जो है, आपको ध्यान ही होगा कि 31 मार्च 1948 के बाद उसको आगे नहीं बढ़ना था, उसकी तिथि समाप्त हो गई थी। किस तरह से सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया और किस तरह से भारत का खून बहता रहा, लेकिन हम अपने हितों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान के दरिंदों को सींचते रहे। ये हर किसी को पता है, लेकिन अब हमने दरिंदों को सींचना बंद कर दिया है। हमने विश्व को यह संदेश दे दिया है कि वो हमारा खून बहाएं और हम उनको पानी पिलाएं। अब ये चलने वाला आपसे नहीं ये है, मुझे पता है, इसलिए सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया गया है। ओके, प्रेम शुक्ला, आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, जाहिर है आपकी भी कुछ मजबूरियां, कुछ जंजीरें होती हैं, और खासतौर से ऐसे समय में जब देश इतने मुश्किल हालात में, क्योंकि सर आप इस समय जो भी कहेंगे उसे रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पूछना चाहता, मुझे पता है आप बोलेंगे भी नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या रूलिंग पार्टी बीजेपी में अब यह मूड बन गया है प्रेम शुक्ला, और जनता के मूड को भांपते हुए कि इस बार छोटी मोटी स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा? क्या फुल फ्लेजेड वॉर के लिए, आमने सामने की जंग के लिए देश तैयार है प्रेम शुक्ला आपके हिसाब से? देखिए, राजनीतिक हित अहित से अधिक आवश्यक है राष्ट्रहित।
और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को जो पहला संकल्प दिलाया जाता है वह है राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय, व्यक्ति तृतीय। यह राष्ट्रहित का मामला है, इसलिए राष्ट्रहित में जो सर्वाधिक सटीक उपयुक्त होगा वह निश्चित तौर पर भारत सरकार का नेतृत्व निर्णय लेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत सरकार के निर्णय के साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। विनोद अग्निहोत्री। अब विनोद जी, जाहिर है एक पत्रकार होने के नाते हम लोग तो जनता के मूड को भांपने की कोशिश करते हैं। आपको विनोद जी इस समय क्या बिल्कुल वो 26/11 के समय जो मूड हो गया था, तब भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई और जनता में बड़ा गुस्सा था क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आकर और हमारी कमर्शियल कैपिटल 3 दिन 4 दिन वहां वार किया गया, फिर उसके बाद और भी 2-3 बड़े हमले हुए, पुलवामा हुआ, फिर उड़ी वाला भी हुआ। इस बार आपको लगता है उससे ज्यादा गुस्सा है या फिर वैसा ही मूड बना हुआ है अभी भी? नहीं, गुस्सा तो है। 26/11 के समय भी गुस्सा था, पुलवामा के समय भी गुस्सा था और अब भी गुस्सा है। और गुस्सा होने का की वजह भी है और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अब गुस्सा नहीं होगा तो कब गुस्सा होंगे हम। फ्रस्ट्रेशन है इस बार ज्यादा? फ्रस्ट्रेशन कहिए या मतलब फ्रस्ट्रेशन क्या हम थक गए हैं, मतलब बहुत हो गया है, अब और नहीं चाहिए हमको, इसका एक परमानेंट इलाज निकालिए। नहीं, ये तो बात है, परमानेंट इलाज की बात तो सब हर तरफ से ये आवाज उठ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए भी गुस्सा ज्यादा है कि लगातार हम लोग ये मान के चल रहे थे, हमारा एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सरकार, हमारा हम सब, मतलब कि भाई कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। हाँ। और इसीलिए वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, इसीलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे थे जो मतलब सकारात्मक दृष्टि से हो रहे थे। और ऐसे में मैं तो बार बार ये बात कहूँगा कि शायद ये अति 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 आत्मविश्वास ही सुरक्षा चूक का बड़ा कारण बना, जो सरकार ने स्वयं माना इस बात को कि सुरक्षा में चूक हुई है। चूंकि ये मान लिया गया था कि अब आतंकवादियों की कमर टूट गई है और अब कोई छोटी-मोटी घटनाएं हो जाएंगी लेकिन बड़ी घटनाएं ऐसी नहीं होगी, लेकिन और उस जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसका फायदा उठाया। क्योंकि पहलगाम जैसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ लगभग 1000-2000 लोग रहे होंगे, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली हो, ये बात समझ से परे है। खैर, ये अब विषय इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पर विचार सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि पुलवामा के समय भी ये सवाल उठा था सुरक्षा व्यवस्था का, 26/11 के समय भी ये सवाल उठा था सुरक्षा व्यवस्था का, और अब भी ये सवाल उठ रहा है पार्लियामेंट के समय भी उठा, और पार्लियामेंट के समय भी उठा था। बताइए, संसद में घुस गए। तो ये सवाल बार बार क्यों? यहाँ देखिए, जनरल बख्शी जैसे जांबाज फौजी हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ ब्रिगेडियर साहब हैं और विदेश नीति के जानकार हैं अचल साहब, ये सब लोग, इन लोगों ने देश की सेवा की है। तो ये सुरक्षा की जो चूक है इसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपना घर पहले चाक चौबंद तो करना ही पड़ेगा। हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है निपटना। 1971 में निपटे, 1965 में निपटे, कारगिल में निपटे, 3 बार हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा चुके हैं, इसलिए उसमें कोई शक नहीं। और अब तो हमारी सेनाएं, हमारा फोर्सेस सब बहुत मजबूत हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपना खुफिया तंत्र और अपने सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। क्या हमने 26/11 से कोई सबक सीखा? क्या हमने पुलवामा से कोई सबक सीखा? उड़ी से कोई सबक सीखा? क्या हमने ये पहलगाम हो गया, कोई सबक हम सीखेंगे? कोई जिम्मेदारी तय करेंगे? पाकिस्तान उसके पीछे है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये मौका उनको क्यों मिलता है कि वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं? हमारे घर में चोर अगर घुसता है तो पहले तो हम ये भी देखेंगे ना कि कौन सा दरवाजा खुला, कौन सी खिड़की खुली रह गई। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। विपक्ष को भी सरकार से अनावश्यक सवाल नहीं करने चाहिए और सरकार को भी जायज सवालों से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये मिलजुल करके देखने का समय है। अगर कोई कमी मान लीजिए सरकार को नजर नहीं आ रही है और कोई रक्षा विशेषज्ञ उसको बता देते हैं या विपक्ष का कोई नेता बता देता है या कोई मीडिया का बता देता है, तो बजाय इसके कि सरकार उससे असहज हो, वो उसको दूर करे। और इसी तरह ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार फैसला सरकार पे छोड़ देना चाहिए कि सरकार बेहतर, हमें अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो लोग इस समय देश चला रहे हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। हम यहाँ कमरे में बैठ के कह देंगे नहीं लाहौर में घुस जाओ और पाकिस्तान ले लो, इस्लामाबाद ले लो और ये कर लो वो कर लो, वो कहना बड़ा आसान है। लेकिन
वो कैसे होगा, क्या होगा, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाएगा, ये बेहतर तरीके से हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ, हमारे NSA, हमारे प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये ज़्यादा बेहतर, हमारे आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 1971 का जिक्र किया अभी बख्शी साहब ने। इंदिरा गांधी तो फरवरी में लड़ाई चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने कहा नहीं, हम दिसंबर में लड़ेंगे, और वो बात मानी गई और हम दिसंबर में लड़े और जीते। तो इसलिए ये चीज़ें ऊपर वालों में छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि हमारी जो आंतरिक चूक है उस पर भी हमको ध्यान देके उस दिशा में सोचना चाहिए और जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। भाई जिम्मेदारी अब नहीं, जैसे पुलवामा का इतना बड़ा हमला हुआ, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। 26/11 के भी मुझे नहीं याद है कोई जिम्मेदारी तय हुई हो। पार्लियामेंट पे इतने लोग मरे, उस पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो जिम्मेदारियां जब तक तय नहीं होंगी, जिम्मेदारी से मेरा मतलब नेताओं के इस्तीफे की बात खाली नहीं है, पूरे तंत्र में कहाँ गड़बड़ी है उस आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, आप देखिए 9/11 के बाद अमेरिका में चीजें चाक चौबंद हुई, उसके बाद कोई घटना, एक हमला नहीं हुआ, एक हमला नहीं हुआ। आखिर वो भी तो देश है। हम बात करते हैं कि हम अमेरिका के साथ हम विकसित भारत बन रहे हैं, अच्छी बात बनना चाहिए, तो हमें ये भी तो सीखना चाहिए कि 9/11 के बाद अमेरिका में कोई आतंकवादी घटना क्यों नहीं हुई। और रही बात इजराइल वाले उसकी, तो इजराइल ने तो इतनी गाजा में सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या समस्या सुलझी, ये भी देखना। आज भी लड़ाई चल रही है, आज भी लड़ाई है, अभी तक बंधक पूरे वापस नहीं आए। जबकि हमास कोई देश नहीं है, एक आतंकवादी एक संगठन है जो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप युद्ध में जाएंगे तो आपको एक देश से लड़ना पड़ेगा, पर कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या करना है ये मैं कह रहा हूं, ये हम आप नहीं तय कर सकते, पर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये हम आप नहीं तय कर सकते, ये सरकार ही तय करेगी और हमें उम्मीद है सरकार बेहतर तय करेगी। ठीक है, ओके। अब जनरल बख्शी, अखिलेश जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जनरल बख्शी, हम ये सोच रहे हैं बहुत दिनों से कि अगर आमने सामने की लड़ाई जनरल बख्शी होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास भी है, क्या ये डेटरेंस रहेगा? अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स की नौबत तो नहीं आ जाएगी? और अगर वॉर हुई तो कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है वो हमसे। जनरल बख्शी, देखिए, सबसे पहला तथ्य मैं बताऊं, पाकिस्तान की इस वक्त शाहरग क्या है? कश्मीर नहीं है, उसकी इकोनॉमी वो टूटने की कागार पे, डूबने की कागार पे है। $8 बिलियन मात्र फॉरेक्स रिजर्व रह गए हैं, भारत के $700 बिलियन है। ठीक है साहब, एक लिमिटेड वॉर भी हो जाए, एक चीज निश्चित है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाती है, ये देश अपने आप टुकड़ों में बंट जाएगा। ठीक है साहब, आप वो हिम्मत तो कर दीजिए, लिमिटेड वॉर कर दीजिए, और कोई नतीजा हो ना हो, हाँ हमारा नुकसान होगा, फौजियों का होगा। 37 साल मैंने फौज में फूल नहीं बांटे हैं साहब। ठीक है, मैं 71 का युद्ध लड़ा हूं, पंजाब में लड़ा हूं, कारगिल में लड़ा हूं, किश्तवाड़ में लड़ा हूं, रजौरी पुंछ में लड़ा हूं। ठीक है साहब, नुकसान होता है, लेकिन सेनाएं ऐसा नुकसान से डर के छुपती नहीं है। ठीक है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत मर्द मदद खुदा। करिए चोट साहब। और जहां तक ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी का सवाल है, 1.5 पौए के बॉम्ब, 2 पौए के बॉम्ब जो उनके मिनिस्टर साहब हमको धमका रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल की लड़ाई 3 महीने चली थी। ठीक है, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने पड़ते देखे दिल्ली में या कहीं और भारतवर्ष में? ये कह देना पाकिस्तान के लिए आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अभी आप फिर देखिए, रशिया यूक्रेन की वॉर कितने साल चली है? 3.5, और चल रही है। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने इस्तेमाल होते देखे हैं? रशिया सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी है न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की, क्योंकि साहब ये न्यूक्लियर डेटरेंस का जमाना है। दोनों साइड पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और जो पाकिस्तान के जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के चंगेज खान है, माई ब्लडी फुट चंगेज खान है। यूक्रेन उनसे ज्यादा अच्छा लड़ रहा है। ठीक है साहब, कहीं ज्यादा अच्छा लड़ रहा है। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो रैशनल स्टेट एक्टर्स हैं, वो आलीशान बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज कारें चलाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग न्यूक्लियर ट्रिगर प्रेस नहीं करते, नहीं तो उनके आलीशान महल धुएं में उड़ जाएंगे। ठीक है साहब, प्लीज ज्यादा ये एक एक्सक्यूज हम सुनते आ रहे हैं पिछली कोई 1970-74 के बाद से,
कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, और लेट इट नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन। अर्जुन, युद्ध कर, जब युद्ध करना है तो युद्ध करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए अखिलेश जी। देखिए मानक जी, पिछले 10-11 वर्षों से कई अटैक हमारे भारत पे पाकिस्तान के आतंकियों ने किया, चाहे वो पठानकोट हो, पुलवामा हो, उरी हो। हर बार हम लोग ये कहते हैं, इस बार भी जैसे हुआ, बात आती है मीडिया में कि इस बार आर पार होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा किया जाएगा। ये तो रिएक्शन की बात है। हमें सबसे पहले जो अभी हमारे साथी विनोद जी ने कहा, अपनी तैयारी में कोई चूक या कमी क्यों रहने दी जाती है। यहाँ पे हजारों सैलानी महीनों से 15-20 दिन से जा रहे हैं, कोई चौकी नहीं। क्या कोई आपको इनपुट नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे इतने सैलानी हैं? चेक पोस्ट हटा दिए गए, किसके कहने पर हटा दिए गए थे? क्यों वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी? ओवर कॉन्फिडेंस था या निगलेंस था? हम क्यों इस तरह से रिस्क लेते हैं, जबकि कश्मीर हमारे लिए सबसे सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो हमें अपना भी सब कुछ चौकस ज्यादा करने की आवश्यकता है। जो विपक्ष पे सारी नजरें और सारी जासूसी किए रहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, मोसाद तक जासूसी हमारे देश के नेताओं की कर रहा है। प्रेम शुक्ला, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला। पेगासस पॉलिटिशियनों के लिए होगा। देखिए, इस तरह के लोगों के लिए पेगासस बारे में चिंता ही नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस का संकट है भाई, ये जान लीजिए। 26/11 के पहले भारत की संसद में खड़े होकर तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा था कि सागर मार्ग से आतंकी हमले की इनपुट है। उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके, और बारम्बार कहां नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था मुंबई में? अब तो कश्मीर तक की बात रह गई है। बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी मत करिए, अभी बीच में बोला तो बोलिए, बात पूरी करिए। ये बदतमीजी कांग्रेस के डीएनए में प्रवेश कर गई है। यही संकट है। अभी जीजा जी भी इनके कह रहे थे कि मुसलमान बहुत असुरक्षित है, इसलिए असुरक्षित मुसलमानों ने हिंदुओं का बुरा लग गया, पहलगाम में मार दिया। ये इस तरह की हरकत है पहलगाम। अरे बुरे लोगों की बात है, हरकत ही यही है। पाकिस्तान के तलवे चाटने के अलावा 26/11 में दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे? आरएसएस का हाथ है। ये कांग्रेस का कुकर्म है कि आप इस्लामी आतंकवाद में आरएसएस का हाथ ढूंढकर भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हो, और पहलगाम के हमले में हिंदुत्व का हाथ जीजा जी ढूंढते हैं। ये आपका हाथ है। अरे तलवे चाटने कौन जाता था? प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी मैच देखने तलवे चाटने गए थे, भूल गए क्या? राजीव गांधी तलवे चाटने गए थे, भूल गए क्या? और सिंधु समझौता करने के लिए रावलपिंडी कौन गया था? पंडित नेहरू जैसा ऐसा भारत द्रोही पंडित नेहरू रावलपिंडी में सिंधु जल समझौता करने के लिए चला गया। भारतीयों का खून बहता रहा और चला गया सिंधु जल समझौता करने। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों से अपने दादा आईएसआई को कौन बुलाया था? राष्ट्रद्रोही आईएसआई को कौन बुलाया था? आईएसआई हमारे आपके अब्बा उन्हीं से पैदा हुई है कांग्रेस। आईएसआई से ही आजकल जो कांग्रेसी है, उसी आईएसआई की पैदाइश है आजकल। इसलिए उनको जो है 26/11 के हमलों में आरएसएस का हाथ दिखाई देता है, इसलिए जाकिर नाइक से चंदे लिए जाते हैं। ओके, ये देखिए, ये राष्ट्र विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी बोलिए। महाराज, अब ये देखिए, ये हमारा पक्ष विपक्ष का हाल है। हम पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, आपस में ही सबक सिखा रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ये मैंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन करते हो, कांग्रेसियों की दुर्दशा है। आपने कांग्रेसियों को ठीक से पढ़ाया नहीं। प्रेम जी, ये कांग्रेसी इसी तरह से कुकर्म करते हैं। इन्होंने 70-75 साल कुकर्म किया, आज भी कुकर्म करने पर आमादा है। प्रेम जी देखिए, मैं कह रहा हूँ, आप सत्ता पक्ष में हैं, वो प्रमुख विपक्षी दल के प्रतिनिधि हैं। अब आप लोग अगर संयम से काम नहीं करेंगे संकट काल में, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो संयम में ही है। ये मैं दोनों आईएसआई के पाले हुए प्राणियों के कारण ये बकवास हो रही है। अरे मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, कम से कम आप इस देश राजनीतिक पीयूष गोयल जी के बयान पे क्या कहेंगे विनोद जी? अरे विनोद जी, पीयूष गोयल के बयान पे क्या कहेंगे? विनोद जी पीयूष गोयल की बयान पे क्या कहेंगे? अखिलेश लगे मिमिया ने, अरे दामाद जी के बयान पे क्या कहेंगे आप? अरे भाई, वो प्रेम जी से पूछिए। दामाद जी जो मुंह काला कर रहे हैं, उन पर कुछ नहीं,
मैं दोनों जर्नलिस्टों से पूछ रहा हूं, बार बार मानक जी कह रहा से भी और हूं, आपसे भी। ये बार बार कह रहा हूं, ये समय आरोप मैं मानक जी से भी पूछ रहा हूं, ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। नहीं, एक केंद्रीय मंत्री हैं, ये अलग एक बात में कह रहा हूं, हमारे तीनों यहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हुए, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, और मैं। जनरल मुनीर ने जो भाषण दिया था मानक जी, एनआरआई गोयल जी के बयान पे आप क्या कहेंगे मानक जी? अरे यार प्लीज चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, तो आप लोग लड़ते रहिएगा आपस में। जनरल मुनीर ने जो भाषण दिया था पाकिस्तान के, अरे मंत्री का बयान गंभीर बात नहीं होता क्या? उस भाषण में मुझे दूसरा जनरल मुशर्रफ नजर आ रहा था, क्योंकि ये किसी फौजी कमांडर का या जनरल का भाषण नहीं, ये एक ऐसे जनरल का भाषण था। उनको तो मुल्ला कहा जाता है। नहीं, मुल्ला छोड़िए यार, मुल्ला तो उनको मुल्ला मुनीर इसीलिए कहा जाता है। मुल्ला का मतलब होता है इस्लामिक विद्वान, वो गलत है। मौलाना छोड़िए, वो जो भाषण दे रहे थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के संकट को जाहिर कर रहा है। जो अभी बख्शी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट गई है, और वहां किसी भी वक्त जो है, मुझे जनरल मुनीर को देख के लग रहा था उनको भाषण सुन करके कि वो किसी वक्त कमान संभालने की तरह पढ़ सकते हैं मुशर्रफ की तरह। और ये उनके भाषण में जिस तरह कश्मीर का जिक्र हुआ, वो संकेत था कि कश्मीर में कुछ होने वाला है, और वो ISI की चीज रहे हैं। तो कम से कम हमारी खुफिया एजेंसियों को और सुरक्षा एजेंसियों को उनके भाषण को पकड़ना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूं। ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं।